हेलो हेलो क्लास, Yes, am I audible? yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay, so I'm going to start the session. Okay, Okay, sir. just wait. हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेशन। ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा एक मिनट। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था? कैन एनीबॉडी गिव मी द आईडी? लास्ट लेक्चर में हमारा कहाँ तक हो गया था बताएगा? चलिए मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ। ये फाइल सभी को दिख रही है? इज इट विजिबल? ये सभी को दिख ये फाइल सभी को दिख रही है बेटा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखिए हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके थे। मैग्नेटोस्टैटिक का क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा रहा था, ठीक है। और देखिएगा जरा सा, इसमें हम लोगों ने आई गो फर्दर, तो एम्पियर सर्किट लॉ हम लोग को डिस्कस करना है। हमने आपको बायो सेवर्ट लॉ बताइए ना, आपकी क्लास में भी शायद नहीं हुआ है बायो सेवर्ट लॉ। पहले मैं बायो सेवर्ट लॉ बता देता हूँ, देन वी कम टू Yes, sir. एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। तो बायो सेवर्ट लॉ Yes, पहले sir. देखिए, बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है मैग्नेटोस्टैटिक में, ठीक है। वी आर टेकिंग है, जैसे आप लोग को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पोर्शन मैंने पढ़ाया था यूनिट 2 में बिफोर दिस, उसमें जैसे हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। और वहाँ पे आपने जैसे लॉरेंज फोर्स, कूलम फोर्स वगैरह पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वैसे ही यहाँ पे आपका एक बायो सेवर्ट लॉ है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया है, जैसा कि आपको दिखता होगा कि है जस्ट टेकन ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ये कंडक्टिंग वायर है ए से बी लेंथ का, ठीक है। इसकी लेंथ इज वेरी लॉन्ग, क्लियर। सो दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, क्योंकि ये यूनिट दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा, उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा, फिर हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, कूलम फोर्स पढ़ा, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। सिमिलरली गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोग का जो मैग्नेटोस्टैटिक है, तो सबसे पहले आता है बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ में भी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, वैसे मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ई से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते थे। मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ लिखा भी है, देख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक हमने करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लिया है ए से बी, ठीक है।
any arbitrary shape है in which a current I is flowing, एक current I हमारी flow कर रही है, let P be a point at which field is to be determined. एक हमने P point लिया है यहाँ पे, जहाँ पे हमको field की value determine करनी है. Clear? So according to Biot-Savart, the field or magnetic induction or magnetic flux density at any point is calculated by dividing the conductor into short current element. ये तो आपको पता ही है कि हम अगर किसी भी लॉन्ग वायर या सरफेस या इस तरह से किसी भी हमारे पास जो भी हमारी बॉडी होती है कंडक्टिंग बॉडी, अगर सरफेस है तो सरफेस के केस में या वॉल्यूम के केस में या लाइन के फॉर्म में अगर हमें निकालना है किसी भी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर का, तो हम लोग डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते. ठीक है, ड्यू टू अ लार्ज लेंथ और लार्ज सरफेस एरिया और लार्ज, तो वी जस्ट टेक अ स्मॉल एलिमेंट. तो पहले हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं. जैसे अब लेंथ है तो लेंथ पे हमने स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लिया. अगर सरफेस होता है तो सरफेस पे स्मॉल एलिमेंट डीएस ले लेते हैं. अगर वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम पे डी के ले लेते हैं. ठीक है, सिमिलरली वी हैव जस्ट टेकन स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ. क्लियर? यहाँ से जो हमारा एक पॉइंट है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, ठीक है, वो हमारा आर डिस्टेंस पे क्या है, स्मॉल आर डिस्टेंस. ठीक है, जो कि इस स्मॉल जो हमारा पार्ट है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, क्लियर? एक चीज और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या करते थे, कोई हमारा लॉन्ग लेंथ वायर था तो उसमें हमारी चार्ज फ्लो करती थी. चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी बात हम चार्ज की नहीं, यहाँ पे हम बात करंट की करेंगे. मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है, वायर के थ्रू हमारी करंट फ्लो करती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी डेवलप होगा. ठीक, ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स. क्लियर? यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट बी पे हमने पी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे इस स्मॉल लेंथ डीएल की वजह से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, दैट इज डीवी एंड डीएच. क्लियर? इस पी पॉइंट पे. और ये जो क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं, क्रॉस का मतलब है कि जो हमारा फील्ड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ. ठीक है, अगर ये डॉट होता तो मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है. ये ध्यान रखिएगा, डॉट का मतलब होता है फील्ड हमारी बाहर की तरफ है, तो क्रॉस का मतलब है फील्ड अंदर की तरफ है. तो पी पॉइंट पे क्रॉस बनाया सो हमें फील्ड अंदर की तरफ. ठीक है, क्लियर है सभी को? हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें. Now we come to the next part of this. Clear? तो अगर हमने इस पेज पे जाएंगे तो इसमें कुछ थियरी पार्ट दिया हुआ है जो आपको लिखना होगा. द फील्ड डायमेंशन dv at any point due to each element is calculated. ठीक है, so the total field B is the resultant of the infinitesimal field of all the elements of the conductor. कहने का मतलब है अगर आपको पूरे वायर पे टोटल फील्ड निकालना है B की वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे कई सारे स्मॉल एलिमेंट लेने पड़ेंगे, है ना. उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो छोटे छोटे कई सारे डीएल लेंथ के लेने पड़ेंगे, तब आप उसको रिजल्टेंट निकालने के लिए उसको ऐड करेंगे, तब आपको रिजल्टेंट मिलेगा. कहने का मतलब इंटीग्रेशन लेंगे. ठीक है, आर हमारा जो है, जो स्मॉल आर डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं. ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा. तो बायो एंड सेवर्ट बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज डीवी ड्यू टू स्मॉल लेंथ डीएल एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड एज ए, मतलब ये कह सकते हैं इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो हमारी डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स पे. ठीक है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा. पहला फैक्टर है कि जो भी हमारा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा दैट इज dv एट पॉइंट p ड्यू टू dl विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I that is flowing through that conductor. ठीक है, सेकंड हमारा फैक्टर होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ वेक्टर dl. जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो डायरेक्टली होगा लेंथ वेक्टर. ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है it is directly proportional to the sine of the angle theta between third जो point है it is directly proportional to the sine of the angle
theta between length of the element and the line joining the element to this point. कहने का मतलब है कि जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि जैसे डीएल आप देख रहे होंगे इस पी पॉइंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो मतलब पी पॉइंट को जो है लाइन ज्वाइन कर रही है उस आर आर लेंथ की, ये वाली लाइन, ठीक है, तो वो थीटा एंगल बना रही है डीएल के साथ। तो पहली बात तो जो भी डीएल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस होगा डीवी, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डीएल, दैट इज आई। उसके बाद जो इसकी लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज डीएल, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, ठीक है, ठीक है, दैट इज आर, ठीक है, और थीटा एंगल जो इनका बन रहा है उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ये देख सकते हैं dV is directly proportional to dl, dV is directly proportional to I, and dV is directly proportional to the sin theta. Theta is the angle between the current element dl and the distance vector r, ठीक है, तो उसके बीच का एंगल sin theta होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। हम लगाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पर, जस्ट वेट। मेरी आवाज आ रही है? सो डिस्टेंस वेक्टर जो होगा, एक डिस्टेंस भी तो बचा था दोनों के बीच में, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो dv is directly proportional to the square of the distance vector between the current element dl and the point p, ठीक है। अब इन सबको कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। पहला तो ये हो गया, एक तो dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका dv is directly proportional to I हो गया, dv is directly proportional to dl हो गया, dv is directly proportional to sin theta हो गया। सबको कंबाइन कर देंगे अगर आप, तो कंबाइंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, dv is directly proportional to I dl sin theta by r square। ये आ जाएगा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट ऐड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, इट मींस dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल sin थीटा बाई r स्क्वायर। तो ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है वेबर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है 10 टू द पावर -7, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारा ये dv की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना dh है, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू h होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमारा मीडियम जो है वैक्यूम है या हमारा एयर है तो b की वैल्यू म्यू नॉट इनटू h। अगर हमारा मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो b इज इक्वल टू म्यू इनटू h रखेंगे यार, ठीक है। और म्यू की वैल्यू होती है म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी और म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो dv इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट, dv की जगह हम चूंकि हम एयर मीडियम ले रहे हैं इसलिए म्यू नॉट इनटू dh लिख देंगे, ठीक है। dv इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इनटू dh is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल sin थीटा बाई r स्क्वायर। म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो dh is equal to 1/4 पाई आइडियल sin थीटा बाई r स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, एक रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बायोसेवर्ट फॉर्म, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है एक यूनिट वेक्टर भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसलिए आएगा क्योंकि वो डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो जैसे जो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर मतलब डिस्टेंस वेक्टर, तो डिस्टेंस वेक्टर इस डीएल से हमारा आर डिस्टेंस है तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, दैट इज ए आर एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ए आर कैप की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन सेम रहेगी, और ए आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, ये आपका ए आर कैप, ठीक है। ये आप यहाँ रख देंगे तो वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा, या नीचे आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब हो जाएगा और ऊपर आपका वेक्टर आर आ जाएगा। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लियर? रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए आप दोनों इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, तो आपको रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा, दैट इज बी। क्लियर?
डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे। अब कुछ हमारे डिफरेंट फॉर्म्स है बायोसेवर्ट लॉ के, जैसे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी निकालना चाहेंगे तो करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? करंट डेंसिटी क्या होता है? J इज इक्वल टू I बाई A होता है, या I इज इक्वल टू J इंटू A हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर हम थोड़ा और अगर इलैबोरेट करें तो I इंटू DL, मतलब हम क्या कर रहे हैं, I इज इक्वल टू J डॉट A, ठीक है। अब हमने दोनों साइड DL से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखिए इधर भी DL से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी DL से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये जो हमारा राइट साइड का कंपोनेंट है ये एरिया इनटू लेंथ दैट इज वॉल्यूम बन जाएगा, दैट इज डिफरेंशियल वॉल्यूम डीवी, ठीक है, दैट इज जे डॉट डीवी हो गया, और लेफ्ट साइड में आई डॉट डीएल। और ये वैल्यू हम यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन है डीएच की, इसमें रख सकते हैं, आई डॉट डीएल की जगह पे जे डॉट डीवी रख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम रख सकते हैं डीएच वाले इक्वेशन, अगर आप यहाँ रखते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ मेंशन नहीं है, कि पुट दिस वैल्यू, मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, ये जो हमें मिल रहा है ये आई डॉट डीएल की, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ आई डॉट डीएल इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिल जाएगा, DH इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू आई डॉट डीएल की जगह हमारा आ जाएगा सिंपली क्या, J डॉट डीवी, है ना, J डॉट डीवी आ जाएगा ये वाला, इंटू R अपॉन R क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अब इसको DH को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है dV इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू DH होता है, तो DH को हम लिख सकते हैं dV बाई म्यू नॉट, तो लिख सकते हैं ना dV बाई म्यू नॉट, तो हम लिख सकते हैं dV बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, सही, तो ये देखिए ये हमने क्या किया, सिंपली DH को भी dV बाई म्यू नॉट लिख दिया, दैट इज 1/4 पाई J dV R बाई R, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब dV निकालेंगे ये म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये dV आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू J dV क्रॉस R बाई R, ये सभी को समझ में आ रहा है। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ लिखा होगा, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ डीवी आ रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन हो ही रहा है, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं J क्रॉस R, डीवी को बाहर कर दीजिए और अपॉन R, ये सभी को समझ में आ रहा है, यही आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, सभी को समझ में आ रहा है ये जो बताया मैंने, बताइए Yes, sir. ये कहाँ से आया, समझ में आ रहा है सभी को, हेलो, Yes, sir. ठीक है, ये हमने इलेबोरेट कर दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये डायरेक्ट नहीं आया है, ये एक्चुअली हमने जब आई डॉट डीएल की वैल्यू यहाँ डीएच में रखी है तो उसके बाद हमने इसको फर्दर ये इस तरह सॉल्व किया तब हमको ये मिला है, ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए यहाँ बता दिया कैसे ये आया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हाँ, तो ये आपका सब बायोसेवर्ट लॉ हो गया, ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं बायोसेवर्ट लॉ के, तो इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे एप्लीकेशंस के, केवल आप जान लीजिए कहाँ कहाँ हम इसको, एप्लीकेशन का मतलब होता है किस किस, जैसे कोई हमारा जो भी पर्टिकुलर किसी केस को हम एज्यूम करते हैं तो वहां पे हम उस बायोसेवर्ट लॉ को यूज कर रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो जैसे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब एक लॉन्ग कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं यूजिंग बायोसेवर्ट लॉ, तो दिस विल बी एज इक्वल टू आई डॉट ए फाई कैप, ये डायरेक्शन बता रहा है, अपॉन 2 पाई रो, बेसिकली सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है।
Similarly, you can find the magnetic field induction, that is V. इसको magnetic field density भी बोलते हैं, कई जगह magnetic field induction भी बोलते हैं. B is equal to mu naught I upon 2 pi rho into F I cap. So this is the first application. Second application है due to finite length. अगर हमारा वायर का लेंथ फाइनाइट है तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई r sin अल्फा 1 माइनस sin अल्फा 2 into F I cap. ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 है ये एंगल बनाते हैं 3 पॉइंट के साथ, ठीक है. तो ये हो जाएगा. थर्ड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप. एक सर्कुलर लूप है, अगर उसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं यूजिंग बायोसेवर्ट लॉ तो यू विल गेट S is equal to IR square into AZ cap upon 2R square plus Z cube की पावर 3/2. यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. ये हमारा हो जाएगा. ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशंस में केवल आपसे पूछा जाता है तो कोई डेरिवेशन पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा आंसर, ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. मेनली बायोसेवर्ट लॉ हमने बता दिया क्या होता है, ठीक है. इसके हमने फॉर्मुलेशन आपको बता दिया, डीबी और डीएच की वैल्यू निकलवा के बता दिया, ठीक है. तो ये आपको याद रखना. इसके बाद हम आते हैं एम्पियर सर्किट लॉ. ये भी सभी को दिख रहा होगा. दिस इज विजुअल टू ऑल ऑफ यू. एम्पियर सर्किट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ध्यान रखिएगा. जैसे गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे ही एम्पियर सर्किट लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक में, ठीक है. गॉस लॉ से भी हमारी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन निकल के आती थी, ठीक है. दैट इज डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0 या डेल डॉट डी इज इक्वल टू रूट वी. आपको पता होगा, ठीक है. हमने निकलवाया अभी तक, ठीक है. तो उसी से अब हम एम्पियर सर्किट लॉ की बात कर रहे हैं, जो जिसपे भी आपकी एक मैक्सवेल इक्वेशन बेस्ड है, जैसे मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन. तो भी हम लोग देखेंगे उसको. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जाम में गेट में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल से भी और वैसे. तो ये क्या बताता है, पहले तो इस लॉ को समझ लीजिए. ये लॉ बताता है, दिस लॉ इज एनालॉगस बेसिकली टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसका मतलब होता है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब गॉस लॉ है, ठीक है, उसी की तरह हमारा ये भी है. आर यू गेटिंग? बताइए, समझ में आ रहा है? जैसे हमारा गॉस लॉ Yes, जो sir. है, गॉस लॉ हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम करता था, हमने गॉस लॉ को बताया, ठीक है. तो वैसे ही हमारा ये एम्पियर्स लॉ माइक्रोस्टैटिक में काम करता है, ठीक है. ये लॉ क्या बताता है कि जैसे according to this Ampere's law, the line integral of H is what? Magnetic field density, ठीक है. Line integral of magnetic field density along any closed path is exactly equal to the direct current enclosed by the path, ठीक है. तो जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में एक हमने क्लोज पाथ लिया हुआ, सर्कुलर क्लोज पाथ. इस पाथ पे अगर आप लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी H, ठीक है, दैट विल एग्जैक्टली इक्वल टू द जो भी इसमें करंट फ्लो कर रही है इस क्लोज पाथ से. आई करंट फ्लो कर रही है तो साई करंट के बराबर हो जाएगा. जो भी इस क्लोज पाथ में आप मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी H निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू द करंट इन गोस टू द पाथ दैट इज I, ठीक है. तो ये आप मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है इसका, इंटीग्रेशन दैट इज लाइन इंटीग्रेशन H डॉट dl इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल I. कैपिटल I क्या है? डायरेक्ट करंट गोइंग थ्रू दिस क्लोज पाथ, ठीक है. ये हमने अब इसमें जैसे ये क्योंकि सर्कुलर पाथ है, इसमें भी ऑफ वेरी लार्ज लेंथ, इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, इसमें भी डीएल लेंथ कहीं भी, ठीक है. उस डीएल लेंथ के रेस्पेक्टिव हम पहले बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है. टेंजेंशियल लेंथ पे बी की वैल्यू निकालते हैं. then we just integrate it over the line and we get the complete magnetic field density या magnetic field density over the complete circular path, ठीक है. ये देख सकते हैं आप. इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये जो हमारा मैथमेटिकल S डॉट dl इज इक्वल टू I है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी. इस फॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज आपको पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H होता है, ठीक है. H की वैल्यू B बाई म्यू नॉट हो जाएगी. तो हमने H की वैल्यू यहाँ B बाई म्यू नॉट रख दिया. म्यू नॉट हमारा कहाँ चला गया? राइट साइड. B बाई म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट राइट साइड में चला गया. तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I. यहाँ म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी with respect to what? Vacuum or air, ठीक है.
अब इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो वी हैव जस्ट कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर दैट इज कैरिंग ए करंट I एज शोन इन फिगर, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेट द कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू द पेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, क्या ले रहे हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है टू द पेज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं आप, ठीक है, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर इज गिवन बाय, ठीक है। एट ए डिस्टेंस r, इफ यू फाइंड, ये आपका r डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस r डिस्टेंस पे, इस सर्कुलर लेंथ पे अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b निकालते हैं, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2πr। 2πr क्यों लिया है मैंने, बताइए, 2πr क्यों लिया? अगर आप यहाँ से देखें b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई dl हो जाएगी, और dl को हमने रखा है 2πr। क्यों रखा है 2πr? क्योंकि जो इसका सरकमफेरेंस है, हिंदी में परिधि बोलते हैं, ठीक है, इसका सरकमफेरेंस क्या है, 2πr है, बताइए, इसका सरकमफेरेंस क्या है, 2πr है ना, है कि नहीं है? Yes, sir. लेंथ है ना, तो कंप्लीट जो इसकी डिफरेंशियल लेंथ होगी, कंप्लीट लेंथ आपकी 2πr हो जाएगी, इफ यू कंसीडर इट फॉर कंप्लीट लेंथ, ठीक है। तो b डॉट 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट I हो जाएगा, इस b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2πr हो जाएगा, ये देखिए म्यू नॉट I बाई 2πr, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। नाउ द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B इज टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक इंडक्शन B की, दैट विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है, that is centered on the conductor. So regarding B, 2 points should be remembered, ठीक है। B point के अकॉर्डिंग आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं बेसिकली, ठीक है। पहला पॉइंट है कि जो तो मैग्नीट्यूड होगा B का, वो कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पे सर्कल, ठीक है। ये नहीं कि कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, पूरे सर्कल पे यूनिफॉर्म सर्कल है, सर्कमफेरेंस है, तो हर एक पॉइंट पे B की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। जहां भी ये B म्यू नॉट I बाई 2πr है, सब जगह सेम रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म। सेकंड पॉइंट क्या है, दिस इज पैरेलल टू द सर्किट एलिमेंट DL। सर्किट एलिमेंट DL क्या है, ये आपका सर्किट एलिमेंट DL है, ये देख सकते हैं, इसी के पैरेलल ही रहेगा B की वैल्यू, ठीक है, हर जगह। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि DL भी आपने इसके सर्कमफेरेंस पे लिया है, तो B भी आपका जो है टेंजेंशियल है, ठीक है। तो B और DL ऑलमोस्ट पैरेलल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अब आपको अगर लाइन इंटीग्रल निकालना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो अगर आप लाइन इंटीग्रल ये निकालते हैं B डॉट DL, दैट इज दिस, तो क्या आएगा, क्योंकि B और DL दोनों परपेंडिकुलर है, A डॉट B क्या होता है, मॉड A मॉड B cos थीटा होता है, बताइए, A डॉट B क्या होता है, मॉड A मॉड B cos थीटा होता है, ठीक है। तो B Yes, sir. डॉट DL अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा B मॉड DL cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री। क्यों 0 रखेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया B, ये जो B है ये टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल फील्ड है, और DL क्या है, इस पे आपने सर्कमफेरेंस पे स्मॉल लेंथ DL लिया, DL और B दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे DL आते हैं, यहाँ पे अगर DL देखते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा सपोज DL है, तो B आपका क्या होगा, इधर होगा। तो कहने का मतलब हर जगह आप किसी भी तरफ देखते हैं तो B और DL आपको पैरेलल ही मिलेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 बिटवीन B एंड DL, ठीक है। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ cos 0 आ जाएगा, दिस विल गिव यू व्हाट, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, दिस विल गिव यू B डॉट इंटीग्रेशन DL, ये इंटीग्रेशन DL के साथ अटैच हो जाएगा, और DL की वैल्यू आप लोग को पता है, इंटीग्रेशन DL का मतलब यू आर जस्ट इंटीग्रेटिंग
this you are just try to find the circumference या complete circular distance, ठीक है। और आपको पता है एक स्मॉल लेंथ के लिए आप निकाल चुके हैं, तो कंप्लीट के लिए निकालने में क्या करना है, कुछ नहीं करना, सर्कमफेरेंस जो होगा वही कंप्लीट लेंथ हो जाएगी, दैट विल बी 2 पाई आर, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो इंटीग्रेशन डीएल है वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। नीचे लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 3 to 4, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ बी की जो है, ये जो आपका बी आया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू 3 से 4 में पुट कर दी। तो 3 में आपकी वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू हमने बताया था ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहाँ पुट कर दीजिए बी की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ म्यू नॉट बाई आई बाई 2 पाई आर जब रखेंगे, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, केवल म्यू नॉट आई बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा हो गया बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म मतलब यही आपका एम्पियर्स लॉ है इन इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। दैट विल टेल यू बेसिकली what means b dot dl is mu naught times the current through the area bounded by the circle, ठीक है। क्लियर, मींस जो भी एरिया सर्कल से बाउंड हो रही है, that is equal to the line integral b dot dl, ठीक है। ये बेसिकली किसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल, ठीक है। इसी को एम्पियर्स लॉ कहता है, ठीक है। दिस लॉ इज ट्रू फॉर एनी असेंबली ऑफ करंट एंड फॉर क्लोज सर्कल, तो जो मैंने बताई थी। अब हम लोग आते हैं एम्पियर्स लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, क्या आते हैं, एम्पियर्स लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। तो अगर आप एम्पियर्स लॉ को इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये एक सर्कल आप देख रहे होंगे, we have taken the circle like this, okay, having coordinates x y z like this, ये देख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट पॉइंट y z and x, ठीक है। हमने जो है x z प्लेन पे एक सरफेस दिया हुआ है जिसमें करंट डेंसिटी हमारी सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में है, and the direction of current that is flowing through this path is likewise and counter clockwise direction देख सकते हैं, ठीक है। So electric field density will be also along counterclockwise, that is H. Okay? So this law can be applied inside or outside the conductor, but the total current that is enclosed by the path should be known. ध्यान रखना, आप इसको क्लोज लूप के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर लॉ, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारी टोटल करंट एनक्लोज हो रही है, ठीक है, उस पाथ से बाय द पाथ शुड बी नोन, तो आपको पता होना चाहिए टोटल करंट हमारी कितनी एनक्लोज हो रही है इस पाथ से, ये आपको मालूम है। सो दिस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द लाइन करंट, ये लॉ हमारा लाइन करंट पे भी एप्लीकेबल है, जी ध्यान रखिएगा। अभी देख भी रहा आपको डायरेक्ट ऊपर हमने फार्मूला लिखा है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ठीक है। So we have just taken a path in the conducting medium. The general relation for this path will be integration s dot dl is equal to integration j dot ds is equal to I, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि लाइन इंटीग्रल हमारा सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, ठीक है। या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि जो भी अभी हमने बताया था कि जो भी हमारा ये लाइन इंटीग्रल होगा that will be equal to the current enclosed by the surface, तो current enclosed by the surface is suppose j, ठीक है, तो j डॉट ds हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता है j is equal to I by a होता है, सभी को पता है। तो अगर आप इसको अगर चाहें तो ऐसे भी रख देंगे तो भी आपको वैल्यू वही मिलेगी, सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन है, j is equal to होता है I by a या I by s लिख सकते हैं, s is the surface, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप ds लिखते हैं वो दिस इज योर ds, दैट इज डिफरेंशियल सर्कल, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखेंगे जे डॉट डी एस, अगर आप देखें तो किसके बराबर है, आई के बराबर है। इंटीग्रेशन अगर आप ले लें इसका, सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस इज इक्वल टू आई, इसीलिए यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो ये जो एच डॉट डी एल है, डिफरेंशियल लेंथ इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ pneumatic fluid is equal to the current density differential surface, ठीक है। Now you can find the Ampere's law in differential form, अभी हम लोगों ने इंटीग्रल फॉर्म में फाइंड किया था। Now you can consider a volume current distribution, ठीक है। एक हमने वॉल्यूम ले लिया है जहां हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखते हैं, वेक्टर, ठीक है, लाइक का करंट डेंसिटी जे, क्लियर। एज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, a closed path delta c is shown in figure, एक closed path हमने delta c लिया है, delta c is the closed path, ठीक है, as shown in figure। the surface delta s is bounded by the closed path delta c, जो भी surface delta s होगी वो इस closed path delta c से हमारी बाउंड होगी, ये सभी को पता है, ठीक है। so the current enclosed by the closed path delta c is given by the surface integral of the current density j over the surface del s, ये तो सभी को पता है कि जो भी करंट एनक्लोज होगी, ऊपर भी लिखा हुआ है देख सकते हैं, जो भी करंट एनक्लोज होगी किसके बराबर होगी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द करंट डेंसिटी जे, दैट इज जे ओवर द सरफेस डेल एस, ठीक है। ये चीज है, द आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमने यहीं से स्टार्ट किया है, हमने जैसे इंटीग्रल फॉर्म ले लिया है टू फाइंड द डिफरेंशियल फॉर्म, तो हमने यहाँ से शुरू किया है आई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, ठीक है। अब इस पे हमने एम्पियर्स लॉ को पता है, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, डेल्टा सी क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा सी दैट इज क्लोज लूप एस डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल्टा एस जे डॉट डी एस, इस सभी को होता है, दिस इज योर एम्पियर्स लॉ, ये देख सकते हैं आप लोग, एस डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, ठीक है, इन इंटीग्रल फॉर्म। अब क्या करिए, दोनों साइड डेल्टा एस से डिवाइड, दोनों साइड आपने डेल्टा एस से डिवाइड कर दिया, देन डेल्टा एस टेंड्स टू 0, तो आपने दोनों साइड डिवाइड कर दिया एंड टेकिंग द लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, देन यू हैव गॉट व्हाट, द लाइन इंटीग्रल एस डॉट डीएल बाय डेल एस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल डेल एस टेंड्स टू 0 जे डॉट डीएस बाय डेल एस, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, an फॉर्म में लिख सकते हैं, an is what, an is your unit vector along the normal direction, normal component, an is the normal component to that whole, ठीक है, डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारा जो an वेक्टर है वो बेसिकली किस डायरेक्शन में, j डायरेक्शन, an वेक्टर किस डायरेक्शन में, j डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, दैट इज द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है h, del S is the differential surface and del C is the closed loop, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, दोनों साइड del S से डिवाइड कर दिया और यहाँ लिमिट ले लिया del S टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा j डॉट an कैप डॉट del S, डेल्टा S का del S हो जाएगा अपॉन del S से del S कैंसिल हो जाएगा, तो आपको j डॉट an कैप मिलेगा। और अगर आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं, नॉट इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज ओनली j, ठीक है, क्लियर। सो अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्टोक्स थ्योरम को यूज किया। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, स्टोक्स थ्योरम कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है व्हाट, द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, सरफेस इंटीग्रल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, del का डॉट प्रोडक्ट विद दैट पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, हमने स्टोक्स थ्योरम यूज किया है, तो वो बताता है कर्ल, सॉरी नॉट डाइवर्जेंस, दैट इज कर्ल, डाइवर्जेंस बोल दिया गलती से, वो डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक। जो आपका स्टोक्स थ्योरम वो क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच इंटू डी एस, डेल क्रॉस एच का मतलब होता है कर्ल ऑफ एच, ठीक है, क्योंकि यहाँ एच वेक्टर है, इसलिए एच ले रहे हैं, अगर कोई आप ए वेक्टर लेंगे तो ए डॉट डी एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चूंकि एच वेक्टर की बात हो रही है, यहाँ देख सकते हैं एच वेक्टर है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, तो उस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट,
तो ये जो लाइन, ये आपका जो लाइन इंटीग्रल है, एज पर द व्हाट Stokes theorem, this will be converted into the surface integral. ठीक है, that is del cross S dot ds. That will be converted into del cross S dot ds. ठीक है, और ds से ds कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे भी ds है ऊपर भी ds आएगा, तो ds से ds कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है इंटीग्रेशन फॉर्म विल बी रिमूव। क्लियर? सो ओनली आपको कर्ल ऑफ h बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं j के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कर्ल ऑफ h को डेल क्रॉस h लिखते हैं, सभी को पता है डेल क्रॉस h इज इक्वल टू j आ जाएगा। ठीक है, यही आपकी क्या है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। तो गॉस लॉ से हम लोग मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन निकाले थे, दैट इज डेल डॉट p इज इक्वल टू rho v। ठीक है, और यहाँ से हमने निकाल लिया है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, डेल क्रॉस h इज इक्वल टू j। ये कैसे निकाला है, किसकी मदद से? ये हम लोगों ने निकाला एम्पियर्स लॉ की मदद से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ की मदद से हम लोग